बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा शौहर जब भी कमरे में आता तो उसके हाथ में ज़नाना कपड़े होते, जिन्हें वो मुझे देता और कहता, तुम्हारे लिए लाया हूं। और फिर मेरे कदमों में बैठकर मुझसे कहता, मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना। मैं परेशान हो जाती। भला मैं इतने अमीर शख्स को क्यों छोड़ूंगी, जबकि मैं खुद कच्ची बस्ती से ही आई थी। अब तो मुझे अपने शौहर पर शक होने लगा था, वो भी मेरी सास और नंद की वजह से। क्योंकि जब भी मैं कमरे से बाहर निकलती तो वो दोनों मुझे अजीब सी नजरों से देखती और फिर मुझे देखकर ताली बजाती। एक दिन आधी रात को मेरी आंख खुली तो शौहर कमरे में मौजूद ना था। जूं ही बाहर आई तो रूह लरस गई, ये देखकर कि मेरा शौहर तो मैं अपने पप्पू की शादी में सबसे आगे आगे थी। ढोलकी में नाचती गाती तो सबकी नजरें मुझ पर ही ठहर सी जाती थी। हर तरफ मेरे हुस्न के ही चर्चे थे। सभी कहते कि महफिल तो रेशम ने लूट ली है। इससे कबल तो कभी मुझे एहसास ही नहीं हुआ था कि मैं इतनी हसीन हूं। उस दिन के बाद मैं आईना देखती तो शर्मा जाती थी। पुप्पू का देवर भी मेरा हम उम्र ही था। बारात वाले दिन उसने सबसे छुपकर मुझे अपना नंबर एक चिट पर लिखकर दे दिया था। कहते हैं ना कि जब खुदा हुस्न दे तो नजाकत आ ही जाती है। मैंने वो चिट उसके सामने ही फाड़ दी थी। शादी की तकरीब खत्म हुई तो मैं खुद को अप्सरा समझने लगी थी। वालिदैन की भी बहुत लाडली थी, क्योंकि मैं सबसे छोटी औलाद थी। फुप्पो की शादी के 2 हफ्ते बाद ही उनके देवर का रिश्ता मेरे लिए आ गया था। अब्बू ने यह कहकर इनकार कर दिया कि हमारी बेटी अभी बहुत छोटी है, अभी अपनी तालीम हासिल कर ले, फिर हम इसकी शादी के मुतालिक कुछ सोचेंगे। अब्बू की बात सुनकर मेरे दिल से भारी पत्थर सरक गया था। मैं वहां शादी करना ही नहीं चाहती थी, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि हम गांव में रहते थे। मेरी फुप्पो की शादी दूसरे गांव में हो चुकी थी, जबकि मुझे तो शहर पसंद था। मैं चाहती थी कि मेरी शादी किसी अच्छे घराने में हो जाए। मेरी भाभी भी बहुत अच्छी थी। वो कहती थी, रेशम तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हारा बहुत अच्छी जगह पर रिश्ता ढूंढूंगी। मेरे भाई की परचून की दुकान थी, हमारा अच्छा भला गुजारा हो जाता था। उन्हीं दिनों मेरे मैट्रिक के इम्तहानात भी हो गए थे और मैं शुरू से ही बहुत लायक थी। मैंने अपने इम्तिहान बहुत अच्छे नंबरों से पास कर लिया था। भाई ने मुझसे पूछा, तुम्हें क्या तोहफा चाहिए? तो मैंने झट से मोबाइल का नाम ले दिया। मुझे मोबाइल फोन का बहुत शौक था। भाई ने मेरी बात सुनी तो हंसकर टाल दिया। वो बोले, रेशम तुम अभी बहुत छोटी हो, जब बड़ी हो जाओगी तो मैं तुम्हें मोबाइल ले दूंगा। मगर मैंने अपने लाडले होने का फायदा उठाया और घर में जिद डालकर बैठ गई कि मुझे भी भाभी जैसा बड़ा सा मोबाइल चाहिए। मैंने तो खाना पीना छोड़ दिया तो घर वालों को मेरी जिद के आगे हथियार डालने ही पड़े। भाई ने मुझे टच मोबाइल ला दिया था। मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा था। मैंने स्कूल में अपनी सहेलियों से फेसबुक के बारे में सुन रखा था, इसीलिए मोबाइल मिलते ही मैंने फेसबुक चलाना शुरू कर दी थी। अब वैसे भी मेरी छुट्टियां थी, इसलिए सारा सारा दिन मोबाइल इस्तेमाल करती रहती थी। एक दिन यूं ही फेसबुक देख रही थी कि मेरे सामने एक बहुत ही हैंडसम लड़की की आईडी आ गई थी। उसका नाम जैन था। मैंने जल्दी से उसको रिक्वेस्ट भेज दी, मगर 3 दिन गुजर जाने के बाद भी उसने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की थी। मैंने उसको मैसेज कर दिया। मैं कम उम्र थी, इसीलिए उल्टी सीधी हरकतें करती रहती थी। थोड़ी ही देर गुजरी कि जैन का जवाब आ गया था। उसने लिखा था, हु। मैंने बताया कि मैं रेशम हूं, तो वो आगे से बोला। फिर मैं क्या करूं? मैं सहम गई, इसीलिए उसे मजीद मैसेजेस नहीं किए। लेकिन जैन ने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली थी। मैंने उसकी तस्वीर देखी तो दंग रह गई थी। वो बेइंतहा खुशशक्ल था। उसका घर भी ऐसा था जैसे ड्रामों में हुआ करता था। मैं चाहती थी कि जैन से मेरी दोस्ती हो जाए, मगर वो मुझे सही तरीके से जवाब ही नहीं देता था। यूं ही इस बात को 2 माह का वक्त गुजर गया था। अब मेरी और जैन की बहुत दोस्ती हो चुकी थी, बल्कि मैं तो उससे मोहब्बत करने लगी थी। मैंने जैन से अपनी मोहब्बत का इजहार किया तो उसने भी प्यार से ही जवाब दिया था। जैन ने अब तक मेरी कोई तस्वीर नहीं देखी हुई थी। वो मुझे देखने की जिद करने लगा था, लेकिन मैं तस्वीर भेजने से डरती थी। एक दिन जैन बोला, रेशम अगर तुम मुझे पसंद आ गई
तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। ये बात सुनकर तो मेरे पांव जमीन पर ही नहीं टिकते थे। मैंने जैन को बता दिया था कि मैं लाहौर शहर के साथ वाले एक गांव में रहती हूं, जहां की बस्ती भी कच्ची है। वो बोला, मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आहिस्ता आहिस्ता जैन को अपने बारे में सब कुछ बता दिया था। मैं बोली कि मेरे भाई की परचून की दुकान है, मेरा बाप मजदूर है। जैन बोला, मुझे सिर्फ तुमसे गर्ज है। मुझे जैन की इन बातों ने दीवाना बना दिया था। मैंने सोचा कि ये सब अपनी भाभी के साथ शेयर करती हूं और वही आगे अम्मी को बता देंगी, क्योंकि मेरी और भाभी की आपस में काफी गहरी दोस्ती थी। मैं जल्दी से भाभी के पास गई और उनको जैन के बारे में अलिफ से लेकर ये तक पूरी दास्तान सुना दी थी। मेरी भाभी तो जैन को देखकर बेइंतहा खुश हो गई थी। वो बोली, रेशम, अगर तुम्हारी यहां शादी हो जाती है तो तुम राज करोगी। मैं मुस्कुरा दी थी। अब मैं बेफिक्र हो चुकी थी, क्योंकि मुझे इल्म था कि भाभी घर वालों को उस रिश्ते के लिए मजबूर करके ही रहेंगी। मैं अपने कमरे में आकर जैन के साथ फोन पर बातें करने लगी थी। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मेरा भाई तन फन करता हुआ मेरे कमरे में दाखिल हो गया था। उसने मुझसे मोबाइल फोन छीन लिया था। वो बोले, बेशर्म, बेहया, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? अपने भाई की आंखों में धूल झोंकते हुए मैंने किस तरह अपना पेट काट कर तुम्हें ये मोबाइल लेकर दिया था, और तुम हमारी ही इज्जत का जनाजा निकालने लगी हो। भाई की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं बोली, भाई, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं और जैन एक दूसरे को पसंद करते हैं, हम शादी करना चाहते हैं। इसीलिए तो मैंने भाभी से कहा कि वो आपसे बात करें। भाई बोले, बेशर्म, झूठ बोलती है। अगर आज तेरी भाभी तुम्हें रंगे हाथों ना पकड़ती तो पता नहीं तुम क्या गुल खिला चुकी होती। भाई की आवाज सुनकर अम्मी भी भागकर मेरे कमरे में आ गई थी। वो बोली, क्या बात है जिब्रान, यूं क्यों चीख रहे हो? भाभी बोली, अम्मी जी, मैं बताती हूँ। दरअसल जिब्रान ने जो मोबाइल रेशम को लेकर दिया था ना, उस फोन से ये लड़कों के साथ बात करती है। इसने हमारी इज्जत खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने इसको फोन पर बातें करते हुए सुन लिया था और जाकर जिब्रान को बता दिया कि आपकी बहन ये गुल खिला रही है। अम्मी ने वो फोन मुझसे छीन लिया और बोली, आज के बाद ये शैतानी खिलौना तुम्हें मैं हरगिज नहीं दूंगी। भाई और भाभी भी वहां से चले गए तो मैं फूट फूट कर रोती रही। 2 दिन तक मैंने किसी से कोई बात न की और ना ही खाना खाया। तीसरे दिन अम्मी मेरे पास आकर बैठ गई। वो रो रही थी। अम्मी बोली, मेरी प्यारी रेशम, तुम मुझसे नाराज हो क्या? तुम तो जानती हो ना, मैं तुम्हारे बगैर खाना नहीं खा सकती। तुमने कुछ नहीं खाया 2 दिन से, तो भूखी तुम्हारी माँ भी है। मैं बोली, अम्मी, भाभी ने ये सब झूठ बोला है। दरअसल ये सच है कि मैं एक लड़के के साथ बात करती हूँ। वो बहुत अमीर है, अच्छा है, पढ़ा लिखा है। वो मुझसे शादी करना चाहता था। मैंने ये सब बातें भाभी को बता दी तो वो बोली कि मैं घर में बात करूंगी, मगर न जाने उन्होंने ऐसा क्यों किया। अम्मी ने मेरा माथा चूमा और मुझे मोबाइल वापस कर दिया। हम दोनों माँ बेटी ने मिलकर खाना खाया। अम्मी उठकर अपने कमरे में चली गई तो मैंने जल्दी से मोबाइल देखा। जैन का फोन आ रहा था। मैंने जल्दी से फोन उठा लिया। जैन बोला, तुम कहाँ हो रेशम? मैं 2 दिनों से पागलों की तरह तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, मैसेजेस कर रहा हूँ, मगर तुम्हारा कुछ अता पता ही नहीं है। जल्दी से अपने घर के बाहर आओ, मैं तुम्हारे गांव पहुंच चुका हूँ। मैं तो जैन की बात सुनकर दंग रह चुकी थी। मैं बोली, किस जगह हो तुम? वो बोला, मैं कब्रिस्तान के पास बने टूटे फूटे से घर में हूं। तुम जल्दी से बाहर आओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। जैन की बात सुनकर मेरा दिल बुरी तरह से धड़कने लगा था। मेरी मोहब्बत मेरे इतने करीब थी तो फिर मैं सब्र कैसे करती। मैंने जल्दी से बाहर झांका तो सहन खाली पड़ा था। मैंने इस चीज का फायदा उठाया और चादर ओढ़कर घर से बाहर निकल गई थी। कब्रिस्तान हमारे घर से काफी दूर था, मगर मैं चलती गई और बिलाखिर वहां पहुंच ही गई थी। मैं जल्दी से उस जेरे तामीर घर में चली गई थी। वहां पैंट शर्ट में मलबूस शहजादों जैसा जैन खड़ा मेरा मुंतजिर था। मैं उसे देखकर खिल उठी थी, जबकि वो मेरे हुस्न से मबहूत खड़ा था। वो बोला, रेशम, तुम कितनी हसीन हो। मैं मुस्कुरा दी। इतनी देर में खटपट की आवाज आई तो हमने पीछे मुड़कर देखा। मेरा भाई वहां खड़ा था। उसने आओ देखा ना था मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया।
जैन जल्दी से आगे बढ़ा और बोला, प्लीज रेशम को मत मारे, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। मेरे अब्बू भी वहीं पहुंच आए थे। अब्बू की आंखों में आंसू थे। वो बोले, रेशम, मैंने तुम्हें सबसे बढ़कर प्यार दिया और तुम यहाँ इस लड़के के साथ मुंह काला करने पहुंच गई। ये तो भला हो तुम्हारी भाभी का, जो मुझे और तुम्हारी माँ को यहाँ ले आई है। मैं बोली, ओह, तो ये नेक काम भी मेरी भाभी ने ही किया है। दरअसल जैन मेरा रिश्ता लेने आया है। उसे घर का पता नहीं मालूम था, इसीलिए मुझे यहां बुला लिया। भाभी भड़क उठी। वो बोली, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? हम यूं राह चलते अनजान को तुम्हारा रिश्ता नहीं दे सकते। अगर तुम्हें शादी ही करनी है तो फिर तुम्हारी फुप्पो के देवर में क्या खराबी थी? भाई ने भी हामी भरी। वो बोले, मैं तुम्हारी वजह से फुप्पो का घर खराब नहीं होने दूंगा। तुम्हारी शादी उधर ही करूंगा मैं गुस्से से बोली, अगर यही बात है तो मैं जहर खा लूंगी, मगर जैन के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। अम्मी ने जैन के आगे हाथ जोड़ दिए और बोली, तुम वापस चले जाओ। जैन चला गया तो भाई मुझे घसीटता हुआ घर ले आया। हमारे घर में बड़ी टेंशन चल रही थी। अब्बू मजबूर थे, हर वक्त मेरा पहरा देते रहते थे। मुझे घर से बाहर जाने ना देते कि कहीं मैं उनकी इज्जत का जनाजा ना निकाल दूं। मैंने भी खाना पीना छोड़ रखा था। आखिर अब्बू बोले, रेशम, उस लड़के को बोल दो कि वो तुम्हारी बारात ले आए, मगर फिर हमारा जीना मरना तुमसे खत्म हो जाएगा। तुम ससुराल में जियो या मरो, हमें कोई परवाह नहीं होगी। भाई और भाभी ने बहुत वाविला किया, मगर अब्बू ने किसी की भी ना सुनी और मुझे जैन के साथ रुखसत कर दिया। जैन मुख्तसर सी बारात लेकर आया था। फकत जैन था और गवाह थे। मैं रुखसत होकर अपने शौहर के घर गई और मुझे वहां मेरी सास और नंद भी नजर आई। उन्होंने मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं किया कि नई नवेली दुल्हन है, बल्कि एक दूसरे के कान में बातें करके मेरी तरफ देखकर हंसने लगी। मैं बहुत परेशान हो गई थी। जैन ने जल्दी से मेरा हाथ थामा और मुझे कमरे में ले गया। वो बोला, रेशम, तुम मेरी बहन और वालदा की वजह से हरगिज़ परेशान मत होना, क्योंकि उन दोनों का तो जहनी तवाजुन बिगड़ा हुआ है। जिस कदर हो सके उनसे दूर ही रहना। मैंने हामी भर ली तो जैन ने मुझे मुंह दिखाई का तोहफा दिया और बोला, रेशम, तुम ये लिबास बदल कर सो जाओ। मुझे अपनी बहन और वालदा का पहरा देना है। रात में उनकी हालत बिगड़ जाती है और वो घर से बाहर निकल जाती हैं। मैं चुप कर गई, बल्कि दिल ही दिल में डर गई कि कहीं वो दोनों दीवानियां मुझे ही नुकसान न पहुंचा दें। खैर, सुबह हुई तो मेरी आंख इस एहसास के तहत खुली कि मेरे पैरों पर कोई चीज रेंग रही है। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी थी और ये देखकर तो मैं दंग ही रह गई कि जैन मेरे पांव पकड़कर बैठा, रो रहा था। वो बोला, रेशम, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं, तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? मैं बोली, जैन, मैंने पूरी दुनिया से टक्कर लेकर आपसे शादी की है, आपको भला छोड़कर क्यों जाऊंगी? जैन मुस्कुराने लगा। उसने जल्दी से एक बहुत ही खूबसूरत सा मैरून कलर का सूट मेरी जानिब बढ़ा दिया और बोला, ये रहा तुम्हारा इनाम। मैं वो सूट देखकर बहुत खुश हुई थी। जब मैंने नहाकर वो सूट पहन लिया तो उस पर जगह जगह काजल और मस्कारे के काले काले निशान लगे थे। मैंने दिल में सोचा कि पता नहीं जैन किसका पहना हुआ लिबास मेरे लिए ले आए हैं। मैं जब तैयार होकर बाहर आई तो मेरी नंद और सास मेरी तरफ देखकर हंसने लगी और तालियां बजाकर एक दूसरे के कान में कुछ कहने लगी। मैं शदीद डर गई थी, इसीलिए जल्दी से अपने कमरे में जाकर छुप गई। मेरा शौहर बहुत ही अमीर था। दुनिया की हर चीज उनके घर में मौजूद थी, नौकर चाकर भी थे। मैं एक दिन जैन से बोली, आप अपनी वालदा और बहन का इलाज क्यों नहीं करा लेते? जैन बोले, उनका इलाज चल रहा है, जब तक ये ठीक नहीं हो जाती तुम्हें ये सब बर्दाश्त करना होगा। अब मेरा शौहर हर रात ये कहकर कमरे से बाहर निकल जाता कि उसे अपनी वालदा और बहन का ख्याल रखना है, और सुबह आकर जैन मेरे कदमों में बैठ जाता और रो रो कर कहता कि मुझे छोड़कर मत जाना। मैं पागल तो थी नहीं जो इतने अमीर कबीर इंसान को छोड़ देती। ये सच है कि जैन मुझे वक्त नहीं दे पाता था, लेकिन फिर भी उसे छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। एक दिन जैन बोला, रेशम, मैंने तुमसे शादी सिर्फ इसलिए की है कि तुम कम उम्र हो। कम उम्र लड़कियां बड़ी सीधी सादी सी होती हैं। मैं अपनी तारीफ सुनकर खुश हो गई थी। मुझे ब्याह कर आए हुए 1 माह का वक्त हो गया था, मगर आज तक मेरी सास और नंद मुझसे हम कलाम नहीं हुई थी। जैन बोला कि वो इसलिए बात नहीं करती
क्योंकि तुम एक गरीब घराने की लड़की हो। मेरा दिल ये बात सुनकर बड़ा दुख गया था। खैर, वक्त गुजरता गया। एक दिन जैन ऑफिस से वापस आए तो मैंने उनके हाथ में काफी सारे शॉपिंग बैग्स देखे थे। मैं बेइंतहा खुश हो गई कि आज फिर वो मेरे लिए चीजें लाए हैं। और जैन जैसे ही वॉशरूम में गए, मैंने अलमारी खोलकर शॉपिंग बैग्स निकाल लिए। उनमें बहुत ही प्यारे फ्रॉक्स थे, ज्वेलरी भी मौजूद थी और मेकअप का भी सामान था। मैंने जल्दी से वो फ्रॉक पहन ली और हल्का फुल्का सा मेकअप भी कर लिया। मैंने वो ज्वेलरी भी पहन ली थी। मैं चाहती थी कि जैन मुझे आज देखकर खुश हो जाए। जब से हमारी शादी हुई थी, हमें अजीब से हालात का सामना रहा था। जैन के पास वक्त ही नहीं होता था कि वो 2 घड़ी मेरे साथ बैठकर बात कर ले। सुबह ऑफिस जा चुका होता था और रात में अपनी बहन और वालदा का ख्याल रखता था और सुबह में मेरे कदमों में बैठकर मुझसे माफी मांगता और अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाकर मुझे तहफ़ देता। रंग बिरंगे लिबास तो देता, मगर उनमें से आज तक कोई भी लिबास नया नहीं था। ऐसा लगता था कि जैसे ये लिबास पहले से ही किसी ने पहने हुए हैं। मेरी सास और नंद जब भी मुझे देखकर हंसती तो मुझे जैन पर शक होने लगता था। कहीं ऐसा तो नहीं था कि वो मुझे धोखा दे रहा हो। मगर मैं हर बार इस अंदेशे को झटक देती थी, क्योंकि जैन मेरे कदमों में बैठकर मुझसे मोहब्बत का इजहार किया करते थे। मैं तैयार होकर बैठी ही थी कि अचानक जैन वॉशरूम से बाहर निकल आए। वो मुझे देखते ही रह गए। उनका पारा आसमान को छूने लगा था। वो गुस्से से बोले, रेशम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने इस लिबास को हाथ लगाया? तुम होती कौन हो मेरी चीजों को बिना इजाजत हाथ लगाने वाली? मैं एकदम ही सहम गई थी, लेकिन मेरे अंदर बड़े दिनों से गुस्सा दबा हुआ था और उसने जोश मार दिया। मैं चिल्ला कर बोली, मैं बीवी हूं आपकी जैन, लेकिन शायद आप मुझसे शादी करने के बाद ये रिश्ता भूल गए हैं। तभी तो मुझे बेजान शाय की तरह एक कमरे में रखकर भूल गए हैं। मुझे गुस्से में देखकर जैन एकदम ही नर्म पड़ गए थे। वो बोले, रेशम, तुम मेरी मजबूरियों को नहीं समझती, उल्टा मुझसे शिकायत कर रही हो। दिन भर मैं ऑफिस में काम करता हूँ, रात भर अपनी वालदा और बहन का पहरा देता हूँ, और ये कपड़े मैं लाया तो तुम्हारे लिए ही था। लेकिन मुझे गुस्सा इस बात पर आया कि तुमने मुझे सरप्राइज देने का मौका भी नहीं दिया। मैं जान चुकी थी कि वो मेरे साथ झूठ बोल रहे हैं, मगर उस वक्त मैंने उनके साथ जिरह नहीं की थी, क्योंकि मैं अब उन्हें रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी। मैं बस मुनासिब मौके की तलाश में थी। रात जब जैन बाहर निकल गए तो मैं चाहकर भी उनके पीछे नहीं जा सकी थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि आज वो चौकस होंगे। मैं सारी रात सो न सकी थी। अगली सुबह मेरा शौहर फिर से मुझे जनाना लिबास थमाकर बोला, ये पहन लो, तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। आज भी जब मैं जैन का दिया हुआ फैंसी लिबास पहनकर बाहर निकली तो मेरी सास ने मेरी तरफ देखकर ताली बजाई। मैं बड़ी हिम्मत करके अपनी सास के पास जाकर बैठ गई। मैं बोली, आप हर सुबह मेरी तरफ देखकर ताली क्यों पीटती हैं? मेरी सास बोली, तुम्हारी शादी की खुशी मनाती हूँ। जैन मुझे अपनी शादी में लेकर नहीं गया था ना, तो हर रोज ताली पीट कर खुशी मनाती हूँ। मैं बोली, आप जैन की वालदा हैं, फिर भी उसकी शादी में शरीक क्यों ना हुई? वो हंसी से लोटपोट हो गई और बोली, हमें कहाँ पता था कि जैन ने अपने लिए लड़की ढूंढ ली है। हम तो कुछ और ही सोचे बैठे थे। मैं अपनी सास की बातें सुनकर उलझती चली जा रही थी। मैं बोली, आपकी इन बातों का क्या मतलब है? वो बड़े पुरस्कार से लहजे में बोली, मतलब छोड़ो, मुझे ये बता कि तेरा शौहर हर रात किधर गुजारता है? मैं खामोशी रही थी। अब ये तो नहीं कह सकती थी ना कि वो आपका पहरा देता है। मेरी सास बोली, जिस दिन तुम्हें ये पता चल गया कि तुम्हारा शौहर रात भर कहाँ होता है तो समझो सारी गुत्थियां सुलझ जाएंगी। मैं वहां से उठकर अपने कमरे में चली आई थी। मुझे जैन की वालदा बिल्कुल भी दीवानी नहीं लगी थी, बल्कि मुझे अपना आप पागल लग रहा था। मैं पिछले 2 माह से जैन के हाथों बेवकूफ बन रही थी। मैं समझ गई थी कि उसने कहीं और भी शादी कर रखी है और वो रात भर अपनी उसी बीवी के साथ ही होता है। उसकी उतरन मुझे लाकर देता है, क्योंकि जैन के दिए हुए कपड़े मुझे पूरे ही नहीं होते थे। वो सब के सब साइज में बहुत बड़े और खुले डुले होते थे। आज मैंने फैसला कर लिया था कि हर हाल में जैन का राज तो जानकर ही रहूंगी। इसीलिए मुझे रात का बड़ी बेचैनी से इंतजार था। यूं ही सोचते सोचते दिन हुआ और शाम हो गई। जैन मुझसे इधर उधर की बातें करते रहे।
जबकि मेरा ध्यान जैन की दूसरी बीवी में लगा हुआ था। जो ही रात हुई, जैन उठकर कमरे से बाहर निकल गए। मैं कमरे में टहल टहल कर वक्त गुजारने लगी थी। ठीक 2 घंटे बाद मैं अल्लाह का नाम लेकर कमरे से बाहर निकल आई थी। पूरा घर सुनसान पड़ा हुआ था। मैंने अपनी सास के कमरे में झांका तो वो बेसुध सो रही थी। मैंने नंद के कमरे में झांका तो वो भी किसी किताब के मुताले में मशगूल थी। मैं जैन को यहां वहां ढूंढती फिर रही थी। तभी मेरी नजर एक कमरे में पड़ी। अंदर से रोशनी बाहर निकल रही थी। मुझे मालूम था कि जैन इसी कमरे में मौजूद है। मैंने बड़ी हिम्मत की और एक ही झटके से कमरे का दरवाजा खोल दिया। सामने का मंजर देखकर तो मेरे कदमों तले से जमीन ही निकल गई थी। मेरा शौहर जैन, जिसकी खातिर मैंने अपने वालिदैन को छोड़ दिया था, वही जैन औरतों के लिबास में खड़ा था। उसके चेहरे पर मेकअप लगा हुआ था, जबकि उसने भारी किस्म की ज्वेलरी पहनी हुई थी। जैन ने मुझे जब पीछे मुड़कर देखा तो वो गोया खौफ से सहम गया था। उसने मुझे देखकर मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और रोने लगा। वो बोला, देखो रेशम, तुम्हारा शौहर हिजड़ा है। तुम एक हिजड़े की बीवी हो जो दिन भर अपने चेहरे पर मर्दानगी का मास्क लगाकर फिरता है, मगर जो ही रात होती है तो बस फिर वो होता है और उसकी अपनी दुनिया होती है। मैं तुमसे हरगिज शादी न करता। बस मैंने अपनी इज्जत बचाने की खातिर तुमसे शादी की थी। लोगों ने मुझसे शादी के मुतालिक सवाल कर करके मेरा जीना हराम कर दिया था। मैंने अपनी इज्जत बचाने की खातिर तुमसे शादी की है। मेरी माँ और बहन पागल नहीं है, बल्कि वो मेरे राज से वाकिफ हैं कि मैं हिजड़ा हूं। बस इसी वजह से वो तुम्हें देखकर ताली पीटती थी ताकि तुम मेरी हकीकत जान जाओ, मगर तुम भोली की भोली ही रही। फिर जैन ने मुझे जायदाद के कागजात दिखाए। उसने इस दिन के लिए पहले से ही कानूनी कार्रवाई कर रखी थी। उसने मुझे तलाक और जायदाद के कागजात थमा दिए थे, मुझसे ये पूछे बिना कि मैं तलाक चाहती भी हूं या नहीं। खैर, मैं तलाक लेकर अपने वालिदैन के घर आ गई। मेरे वालिदैन ने मुझे वापस कबूल कर लिया था। भाई और भाभी ने बहुत ताने दिए, मगर जब उनको जायदाद के मुतालिक इल्म हुआ तो फिर वो भी अच्छे बन गए। मैंने अपने शौहर की इज्जत रखी और किसी को भी ना बताया कि वो हिजड़ा था। अब की बार मेरे लिए फुप्पो के देवर का रिश्ता आया तो मेरी शादी वहां कर दी गई। वो लड़का हर लिहाज से बहुत अच्छा है और मेरा बहुत ख्याल भी रखता है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।